औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका अपना राना नासिर खान। सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन कराम, बातें बहुत सी हैं, न्यूज़ इतनी है कि अब हम जिस तरफ को भी रुख करेंगे तो ऐसा लगता है कि एक दरिया को जो है वो कूजे में बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम आते हैं जनाब पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर अमेरिका बहादुर ने पाबंदी लगा दी है, तो वो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े गेम प्लान का हिस्सा है ताकि पाकिस्तान के उड़ने से पहले ही उनके पर काट दिए जाएं और आपको ऐसा कर दिया जाए कि आपके पास जिस्म तो है लेकिन आपके उड़ने के लिए पर नहीं है। तो वो सिंपल सी बात यह है कि पाकिस्तान के पास बेशक जितने भी मिसाइल हों या पाकिस्तान के पास जितने भी एटम बम हों, अगर वो हम उनको किसी चीज़ के ऊपर यानी उनको व्हीकल नहीं प्रोवाइड कर सकते या हम उनको जो क्या ऐसा कह लें कि हम उनको किसी भी हमारे F-17 के ऊपर या हमारे मिसाइलों के ऊपर हम उनको फिट नहीं कर सकते, तो ना वो मिसाइल हमारे किसी काम के हैं, तो ना वो हमारे एटम बम किसी काम के हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान का हिस्सा है। तो इस वजह से उम्मीद है कि अल्लाह खैर करेगा और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेहतर फैसले करेगी और पाकिस्तान का जो मुस्तकबल है उसको पूरे तरीके से सेफ रखेगी, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट और अवाम वो दोनों शायद अगर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं तो वो यकीनन आगे बढ़ेंगे, वरना जो सूरत नज़र आ रही है उसमें यह नज़र आ रहा है कि उनमें एक बहुत बड़ी दरार नज़र आ रही है जो इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब हम लोकल मीडिया को देखते हैं तो हमें यह दिखाया जा रहा है कि हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे, लेकिन हकीकत ऐसी है कि जब हम इंडिविजुअल लोगों की बात सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब इसमें बहुत सा फ़र्क आन पड़ा है। तो बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर बात किसी वक्त और मुफस्सल किसी और मैं अपने ब्लॉग में करूंगा और आप लोगों को मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि असल में पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर क्यों पाबंदी लगाई हुई है और अमेरिका का इस पाबंदी को लगाने में क्या मफाद है। और पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन तो यकीनन खुश हो रहे होंगे कि ये पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका क्योंकि एक बहुत बड़ी ताकत है और उसने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर एक ऐसा बोझ ला दिया है कि जिसको उठाने में शायद हमारी सख्त नहीं है। बकौल हमारे एक नाहल नाकारा सियासतदान ख्वाजा आसफ के कि हमें अमेरिका ने वेंटिलेटर लगाए हुए हैं और अगर वो वेंटिलेटर हटा ले तो फिर हमारा क्या होगा। ये कोई कहने की ज़्यादा बात नहीं है। आप लोग सब समझदार हैं माशाल्लाह। आप शऊर की उन मंजिलों के ऊपर पहुंच चुके हैं कि जिसमें अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि हम जो आपको बताते हैं उसकी शायद बहुत सी 75% इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया की मेहरबानी से आपके लोगों तक पहले ही पहुंच जाती है। और जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो कभी कभी हमें खुद हैरानी होती है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी भी आप लोगों से कितनी कम है कि ये हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग अभी भी वो 70 की दहाई में रह रहे हैं, 60 की दहाई में रह रहे हैं। वो जो कहते हैं कि जो हम छापेंगे वो लोग मान लेंगे और जो उनके टॉट सहाफ़ी हैं जो उन्होंने लफाफा साफ़ियों को रखा हुआ है वो जो बात करेंगे लोग उसके ऊपर यकीन कर लेंगे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला और ना कोई अब ऐसा करने की सोचे, क्योंकि अब पानी पुलों के नीचे से बहुत ज़्यादा बह चुका है। असल मौजू है जी आज का पाकिस्तान के साथ TTP जो कर रही है और उनके जो सहूलतकार जो हैं वो पाकिस्तान का खाने के बाद हज़म करने के बाद अब उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, अब हम उसकी तरफ बात करते हैं। देखिए जी, इसके लिए तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि जब ये 79 में जब पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया तो रशिया जो है वो अफ़गानिस्तान से सर धड़ की बाजी लगाने के बावजूद भी 12-14 टुकड़े होने के बाद उसको वापस जाना पड़ गया। तो जनाब हम उस तरफ आते हैं कि ये कहानी कैसे शुरू हुई और इनका जो TTP का वजूद तहरीक तालिबान का और तालिबान का और फिर उससे पहले मुजाहिदीन, तो इन सब का जो सर्कल है ये किस तरह बना
اور اس کو ویسٹ میں دی ایکسس آف ایول کہتے ہیں. تو یہ کیسے بنا اور اس کو آج پاکستان کو کیسے رگید رہا ہے اور پاکستان کا کھایا پیا ہضم کر کے کیسے حرام کا جو اپنا ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ اب ان کو وہ کیسے، اس کے لیے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. ناظرین کرام، اب سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ 1971 میں جب رشیا نے، زیادہ لمبی بات کرنے کی بجائے میں اسی طرف آتا ہوں جو اصل موضوع ہے، کہ جب رشیا نے انڈیا کے ساتھ مل کے بے آف بنگال میں اپنی سب مرین کو لا کے کھڑا کر دیا، تو امریکہ کا جو 7واں جو چھٹا بیری بیڑا تھا اور یو کے کا، برطانیہ کا، وہ سنگاپور میں موجود تھے. تو ان لوگوں نے جیسے موو کرنے کے لیے اپنے ڈک میں سے باہر نکلنا چاہا، نیول ڈک میں سے، تو جناب ان کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر آپ نے اس طرف بے آف بنگال کی طرف رخ کیا تو آپ کو ہماری نیوکلر سب مرین کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ سمجھ لیں کہ ہماری انٹیلیجنس کی کمزوری کی وجہ سے اس وقت جو امریکہ تو اس وقت موو نہیں کر سکا، اور رشیا نے اس وقت کا جو سوویت یونین تھا اس نے ایک بہت بڑا سرپرائز دے دیا اور جناب بے آف بنگال میں لا کے ایک نیوکلر سب مرین، ایٹمی سب مرین، ایٹمی آبدوز لا کے کھڑی کر دی. اور امریکن کو اور برطانیہ کو یہ بتا دیا کہ اگر آپ لوگوں نے اس طرف موو کرنے کی بھی کوشش کی تو آپ لوگوں کے ساتھ وہی ہوگا جو آپ لوگوں نے جاپان کے ساتھ کیا تھا. بہرحال جی، پاکستان کے جو اعلیٰ دماغ تھے وہ بھی بیٹھ کے کہ ہم لوگ ڈائریکٹلی تو شاید روس کیونکہ بہت بڑی طاقت تھا اس وقت تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جناب انہوں نے 1000 کٹ کی جو پالیسی ہے وہ لگانے کی اختیار کی. اور پھر افغانستان میں کیا ہوا کہ بے طرفے برطرفے پہلے محمد ترکی کا انقلاب آیا، اس کے بعد جناب آگے چلتے چلتے جناب محمد ترکی کے ساتھ جو ہوا وہ سب جانتے ہیں. تو سردار ترکی کے بعد جناب نجیب اللہ وہ جو ہے وہ اقتدار کے اوپر آ بیٹھا، اور یہ سارے پاکستان کی جتنی بھی انفلوئنس تھا افغانستان میں یہ سب ان کا ہی سمجھے شاخسانہ تھا کہ افغانستان میں گورنمنٹوں کے اوپر گورنمنٹ سے بدل دی گئیں، اور جو لوگ جو پرو پاکستانی جتنے بھی صدور وہاں پہ آئے، کسی نے پاکستان کی حمایت کی تو کسی نے پاکستان کی مخالفت کی. تو آگے چلتے چلتے جناب سلسلہ بابر کارمل تک آ پہنچا، اور صدر نجیب اللہ نے جناب جو ہے نا وہ رشیا کو اوپن دعوت دے دی کہ آپ لوگوں نے مجھے صدر تو بنا دیا ہے افغانستان کا، لیکن اب کیا ہوگا کہ میں تو اپنا صرف کابل تک محدود صدر ہوں، تو میرے تو کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، میرے نیچے تو میرے تو احکامات نہیں چلتے، میرا تو ملک بالکل غیر محفوظ ہو چکا ہے. تو اصل میں یہ کیا تھا کہ یہ ہمارے اعلیٰ دماغ جو ISI کے اس وقت کے دماغ تھے، یہ انہی کا جناب ایک سمجھے اعلیٰ ترین ان کی چال تھی کہ جو رشیا نے ہمارے ساتھ، اس وقت کے سوویت یونین نے اس وقت ساتھ ہمارے کیا تھا، 1971 میں ہمارے ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، جس میں ایک کا نام ایسٹ پاکستان تھا اور ویسٹ پاکستان تھا. تو ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش کی شکل میں وجود میں آ گیا. تو جناب پاکستان کے اعلیٰ دماغوں نے اپنی چال چلتے ہوئے رشیا کو اس چکر میں لا پھنسایا کہ وہ افغانستان کے اوپر ڈائریکٹلی حملہ کرے. آج بھی صدر پوتن نے آج بھی یوکرین کے اوپر حملہ کر کے بہت بڑی، دنیا کے جتنے ناقدین ہیں ان کی نظر میں ایک بہت بڑی مسٹیک کی ہے، کیونکہ آپ دنیا میں ایک اصول ہے کہ آپ لڑائی میں ان ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے نکلنا آپ کے بس میں نہیں ہوتا. تو جناب اس کے بعد کیا ہوا کہ رشیا افغانستان میں آ گیا. اب اس کی بہت سی دھمکیاں جنرل ضیاء الحق صاحب نے سنی، اور رشیا نے یہاں کہا کہ ہم نے 6 آور میں 6 گھنٹے میں کابل کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، تو اب ہمارے لیے کراچی زیادہ دور نہیں ہے. لیکن ضیاء الحق نے 1 سال 1.5 سال رشیا کو اس طرح الجھایا افغانستان میں کہ رشیا کے کو ناکو چمنے چپوا دیے، اور پھر پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا کہ جو سوویت یونین نے ہمارے ساتھ کیا تھا تو وہی ہم نے پھر اس وقت کے روس کے ساتھ کیا. اور آج وہ ایک تاریخ ہے، وہ ایک ہسٹری کا حصہ ہے کہ آج روس سوویت یونین نہیں رہا بلکہ رشیا بن گیا، اور آج اس میں سے 12-14 ملک نکل کے آزادی کا جھنڈا لہرا رہے ہیں. بہرحال ہر جنگ کا
ایک پہلو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ میس. وہ میس جو تھا وہ اس وقت کے مجاہدین نے رشیا کو شکست دینے کے بعد ان کے آپس میں اختلافات بڑھ گئے اور جناب بات پہنچتی گئی اور ٹائم گزرتا گیا اور جناب ہم وہاں تک آ پہنچے کہ امریکہ کو اپنی سلامتی کے لیے افغانستان کے اوپر پھر حملہ کرنا پڑ گیا. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ وہاں پہ طالبان وجود میں آ گئے اور طالبان نے پھر آپ جانتے ہیں کہ طالبان کو کوئی اسلحہ آسمان سے تو کوئی دے نہیں رہا تھا تو ان کو آخر ویپن کہیں نہ کہیں سے آ رہے تھے تو اس کے اوپر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کہیں سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے بھی پل جلتے ہیں. تو بہرحال وہ جناب یہ ہوا کہ 18 سال کے بعد 80 ملکوں کا پورا زور لگانے کے باوجود رات کے اندھیرے میں افغانستان سے امریکہ کو بھی بھاگنا پڑا اور وہ اپنے پیچھے جو ہے وہ 85 بلین کا جو ایک محتاط اندازے کے مطابق اسلحہ چھوڑ گیا. وہ شاید اس پلان سے چھوڑ گیا کہ پاکستان کے ساتھ جب بھی جو ایک نفرت ہے طالبان کے شکل میں جو اینٹی پاکستان لوگ ہیں افغانستان میں تو وہ جب بھی اٹھیں گے تو ان کے لیے ان کو باہر سے ویپن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اسلحہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کے پاس ٹینک بھی ہوں گے, ان کے پاس میزائل بھی ہوں گے, ان کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہوں گے, ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں بھی ہوں گی, جنگی جو توپیں ہیں وہ بھی ہوں گی اور ایک ٹائم آئے گا کہ وہ پاکستان کے اوپر ایک طاقتور فوج بنا کے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے. بہرحال آج تک سمجھ لیں کہ 75 ایئر تک پاکستان کی ساری گورنمنٹیں جو ہیں وہ کوشش کرتی رہی, پاکستان کی ملٹری ہمیشہ کوشش کرتی رہی کہ ہمارا افغانستان کے ساتھ کبھی ڈائریکٹ کانفلکٹ نہ ہو. لیکن کیا کریں, اب یہ جنگ, یہ وار اب ہمارے سروں کے اوپر منڈلانے لگ گئی ہے. اب شاید اس سے مبرا ہونا ہمارے لیے آسان نہیں رہا. اس میں بے شک ہماری کچھ سیاسی غلطیاں بھی ہیں اور اس میں شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی کچھ غلطیاں ہیں, لیکن بہرحال سب سے پہلے پاکستان ہے تو اس پاکستان کو بچاتے ہوئے اب یہ جو جنگ ہے یہ ہمارے دروازوں تک پہنچا دی گئی ہے. تو جناب اس کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پھر ٹی ٹی پی کہاں سے آ گئی. تو جناب ٹی ٹی پی ایک ایول آف ایکسس یعنی کہ ایک گند بنایا گیا کہ جو طالبان تو مین سٹریم ہے افغانستان کے اوپر حاوی ہوں گے اور ان کے آگے پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے پاکستان کے زہریلے دوست ہیں ان کے ایجنڈے کے اوپر پاکستان کو لانے کے لیے, پاکستان کو ایک گھٹنے ٹیکنے کے لیے انہوں نے جناب تحریک طالبان کریٹ کی, جو یقیناً اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ اس کا کون ساتھ دے رہا ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان کے بہت سے دھڑے جو ہیں ان میں سے چند دھڑے جو ہیں وہ کھل کے تحریک طالبان کی حمایت کرتے ہیں. تو پاکستان نے بارہا ان کے ساتھ بات کی, پاکستان نے بارہا ان کو, سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب جنرل فیض حمید صاحب جو ISI کے اس وقت کے سربراہ تھے, جب وہ افغانستان میں تھے تو جب وہ چائے کا کپ لے کے سامنے بیٹھے تو انہوں نے ایک الفاظ کہے تھے کہ آنے والے وقت میں سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ان کو یا ان کی ٹیم کو سب کو ٹھیک نہ کرنے دیا گیا, بلکہ جیسے کہتے ہیں ایک چال ہوتی ہے اور ایک چال کے پیچھے پھر ایک چال ہوتی ہے. تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جناب ایک چال کے پیچھے چال چلتے ہوئے ہمارے جو ازلی دشمن ہیں انہوں نے ٹی ٹی پی کو یوز کرنا شروع کر دیا. کبھی انہوں نے گلگت بلتستان کو لہو لہان کیا, تو کبھی انہوں نے سوات کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہا دیں, اور کبھی جو انوسنٹ لوگ تھے جو اپنے بے شک وہاں کے ملک تھے, وہاں کے کونسلر تھے, ان کا اس بے دردی سے قتل عام کیا کہ ان لوگوں کو اپنے علاقوں میں رہنا مشکل ہو گیا. اگر دیکھا جائے تو یہ ایک چھاپا مار جنگ ہے کہ جو ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے, اور اس میں بہت سے ایلیمنٹس جو ہیں وہ جو ڈالر لے کے یا ہمارے دشمنوں کے اعلیٰ کار بن کے ہمارے افغانستان کے بارڈر سے لے کے بلوچستان تک جو ہے وہ اپنا کھل کے گندا کھیل کھیل رہے ہیں, اور پاکستان کی ملٹری کو اب گھٹنوں کے اوپر لانے کے لیے اپنے پے در پہ حملے کر رہے ہیں, اور ہمارے اوپر ہم ہر روز شہادتیں دے رہے ہیں اور اس ملک کو بچانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں.
इससे बबरा कि आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, आप आप पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, या आप पीपी के गर्विदा है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान है तो ये सब जमातें हैं, पाकिस्तान है तो ये सब लोग हैं। अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता को नुकसान पहुंचा तो यकीनन ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो अल्लाह ना करे, मेरे मखाक ये शायद कभी ना हो। इंशाल्लाह इस पाकिस्तान की कौम के जो बेटे हैं, बेटियां हैं, इस पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, वो कुर्बानियां देना जानते हैं और अपने मुल्क को बचाना भी इंशाल्लाह जानते हैं। उसमें बेशक हमारी मिलिट्री के लोग हों, हमारी फ़ौज के लोग हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हों, हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारी सियासी जमातें हों, हमारे कॉलेजों के नौजवान हों, हमारे स्कूलों के बच्चे हों, सब इस मुल्क के लिए एक है और इंशाल्लाह एक होना जानते हैं। क्योंकि हमने ये बारहा साबित किया है। मत भूलें कि अभी 8 फरवरी को इसी पाकिस्तान की कौम ने 8 फरवरी को पीटीआई को इलेक्शन जितवाकर ये साबित कर दिया कि ये कौम है, ये एक हजूम नहीं है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो उलमा कराम, झूठे सच्चे उलमा कराम, उन सब के वो झूठा साबित कर दिया कि जो हमें कहते थे कि हम एक कौम नहीं है, हम एक हजूम है। उन्होंने ऐसे बड़े बड़े सहाफ़ी जो अपने तहीं बहुत बड़े दानश्वर बने हुए थे, जो कनाडा से लेके पाकिस्तान तक हमें ये सुनाते बताते आ रहे थे आज तक कि जी हम एक कौम नहीं बन सके, और हमें ये बीज बोया जा रहा था कि हम एक कौम नहीं है, हम एक हजूम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम ने साबित कर दिया कि हम एक कौम भी हैं और एक झंडे के नीचे अगर हमारे पास कोई लीडर हो तो हम खड़ा भी होना जानते हैं और उसको कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह फॉलो करना भी जानते हैं। बेशक ताकतवर जिस तरफ भी हों, खा वो इस्टेब्लिश के आलाकार हों या वो सियासी जमातों के बहुत से सहूलतकार हों, लेकिन कौम जो है वो एक तरफ खड़ी है। वो कौम एक झंडे के नीचे है, उसका नाम है पाकिस्तान। कौम एक झंडे के नीचे है, इस मुल्क के नीचे है, जिसका नाम है कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान। इस्टेब्लिशमेंट ने होश के नाखन नहीं लिए तो अब ये हाल है कि गवर्नमेंट जो है वो टोटल डिसफंक्शनल हो चुकी है। आए रोज़ जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर पाबंदी लगाने के बावजूद ये महसूस हो रहा है कि इस मुल्क में तब्दीली जो है वो आगे रहेगी, और इस मुल्क में के जो सब मसाइल का एक ही हल है कि आप लोगों ने जिसको जेल में बंद किया हुआ है उसको जब तक आप बाहर नहीं निकालते, मैं जनाब इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त तक इस मुल्क में ना अमन हो सकता है, ना ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। तो इस्टेब्लिशमेंट भी यकीनन ये सोचती होगी कि ऐसा इस शख्स ने क्या कर दिया कि सारी कौम इसके पीछे दीवानी हो गई। आज जो पाकिस्तान के असली दुश्मन हैं वो इस बात से बड़े खुश हैं कि जी देखें पाकिस्तान की कौम जो है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो आपस में दू-बदू हो चुकी हैं। असल में ये लॉलीपॉप थोड़ी देर के लिए तो कौम को दिया जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा देर काम नहीं करेगा, और ना ये काम कर रहा है। तो उसका रिज़ल्ट ये है कि हमारे मुल्क में ना इस वक्त कोई बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, ना हमारे मुल्क में कोई टूरिज्म आ रहा है, बल्कि हम एक दलदल में हैं कि गिरते ही चले जा रहे हैं। और उस दलदल से निकालने का बेड़ा शायद एक ही शख्स के पास है, जिसको शायद इस्टेब्लिशमेंट के बहुत से आला दिमाग पसंद नहीं करते, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कौम ने अपना फैसला दे दिया, नौजवानों ने अपना फैसला दे दिया कि हम इमरान खान के पीछे हैं, हम इमरान खान को ही अपने लीडर मानते हैं। और ये डोडी पहलवानों को जो आपने ला के इनको इक़्तिदार के ऊपर लाभ उठाया है, जिसको आप गवर्नमेंट का नाम देते हैं, ये डिसफंक्शनल है, इसको कोई नहीं जानता, इसको कोई नहीं मानता। जनाब अब आते हैं हम अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान ने अपना रोल प्ले करते हुए बारहा इस बात का इंदा दिया कि आपके मुल्क में जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए फ्रेंडली नहीं है। तो इससे उनका कुछ लेना देना नहीं है कि हमारे मुल्क में कौन सी गवर्नमेंट आए और कौन सी गवर्नमेंट ना आए। असल में जो उनका काम था वो ये था कि अपने मुल्क में अमन अमान बहाल करें, और हमारे बॉर्डर्स को इसी वजह से हमने उनकी पूरी दुनिया में हिमायत की थी, बल्कि शायद हमने अपने मुल्क का बहुत सा नुकसान करके, जो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 600 बिलियन का नुकसान है, हमने गवर्नमेंट अफगानिस्तान में एक दफ़ा फिर तरीक का उल्टा पहिया चला दिया और तालिबान को फिर लाने में मदद की। लेकिन अब ये तालिबान वो तालिबान नहीं है जो 80 में थे, 90 में थे या मुजाहिदीन थे। ये तालिबान अब बदले हुए तालिबान हैं, इनकी पॉलिसियाँ बदली हुई हैं। ये अब वो तालिबान हैं
ये वो लोग आ चुके हैं अफगानिस्तान में कि जिनका एजेंडा ये है कि जब कश्ती डूब रही हो तो मैं अपना पार्ट अदा करके कश्ती में कहाँ सुराख करूं। तो वो पाकिस्तान के साथ अब यकीनन यही कर रहे हैं कि वो अपना गंद हमारे ऊपर मुसल्लत करने के लिए अब ये हो रहा है कि उन्होंने टीटीपी की शक्ल में हमारे ऊपर अपने गुंडे छोड़ दिए हैं। उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि हमारा हर शहर, हमारी हर गली, हमारा हर गांव लहूलुहान हो चुका है। और हमारे फौजी जो हैं, हमारे जो माओं के बेटे हैं, वो नौकरी करने के लिए जाते हैं और वो ताबूत में वापस आते हैं। लेकिन याद रखें, ये पाकिस्तान ने हमेशा रहना है। ये पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहने के लिए इंशाल्लाह बना है। इसको हम बेशक जितनी मर्जी कुर्बानियां दें, लेकिन इस पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मैं नाज़रीन किराम ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को होश के नखल लेने चाहिए कि आप ये जो हर रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तोपें दागते हैं, इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि आप लोगों को मालूम हो चुका है कि दीवार के उस तरफ कौन है और आप लोगों का और इस पाकिस्तान का असल दुश्मन कौन है और उसका सहूलतकार कौन है। आप लोग हमें जो बताते हैं, अब उसके ऊपर कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। यकीनन आप कोशिश कर रहे हैं कि एक दफ़ा फिर हम वही एक दफ़ा दोबारा माजरा चाहता हूँ, एक दफ़ा फिर हम तरीका वही पहिया घुमा दें और इस मुल्क के नौजवानों के ज़हन में वही बात बता दें कि जो आप 70-80 में किया करते थे। माजरत के साथ अब ऐसा होने वाला नहीं। चंद बातें शायद मेरी बहुत से लोगों को नागवार गुजरती हैं कि वो जब हम प्रो पीटीए की बात करते हैं, जब हम मुल्क को सुधारने की बात करते हैं, तो आप लोग कभी हमारा व्लॉग जाने देते हैं, कभी हमारे व्लॉग्स को रोक लेते हैं। लेकिन आवाज़ है, जब तक ये सांस है, ये हम उठाते रहेंगे और इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए अपना पार्ट, अपना किरदार अदा करते रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जब तक ये ज़िंदगी है, जब तक ये सांस है, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान फले फूले और पाकिस्तान में यहाँ पे सियाहत आए, यहाँ की फैक्ट्रियाँ चलें, यहाँ के मजदूर जो हैं वो अपनी रोज़ी कमाएं, इसी मुल्क में कमाएं, ना कि वो दियारे गैर में जाके लोगों के ठुड्डे मत खाएं, लोगों की गालियाँ गलीज़ गालियाँ मत सुने। आप लोगों ने जो बाहर के मुल्कों में हमारी आवाम को, हमारे बहन भाइयों को भेज के आप लोगों ने जो एटीएम की मशीनें लगी हुई हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने कभी ये सोचा है कि उन लोगों के ऊपर क्या क्या उनके साथ सलूक होता है, उन लोगों को किस तरह ट्रीट किया जाता है। शायद जानवरों से बदतर वो ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन आपकी हराम के जो आपकी बड़ी तोंदें हैं, उनको पालने के लिए अपने बच्चों से दूर होते हैं, अपनी बीवियों से दूर होते हैं, अपने भाइयों से दूर होते हैं, अपनी माएँ, वो माएँ उनको जो हर वक्त एक छतरी की तरह अपने सीने से लगा रख के रखती हैं, वो उनसे दूर चले जाते हैं। और हमें बताया जाता है कि जिसने एक दफ़ा, हदीस से मुबारक है कि जिसने एक दफ़ा अपने वालिदैन को मोहब्बत भरी नज़रों से देखा, उसने एक मकबूल का हज का सवाब किया, हासिल किया। और जिसने 100 दफ़ा देखा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, उसने 100 दफ़ा मकबूल हज का सवाब हासिल किया। तो आप लोगों ने हमारी माएँ दूर कर दी हैं, हमारे बाप हमसे दूर कर दिए हैं, हमारे बच्चे हमसे दूर कर दिए हैं, सिर्फ अपने गंदे, अपने गलीज, अपने गंदे पेट भरने के लिए। टीटीपी ने जो करना है वो इस मुल्क में वो कर रही है, वो खून की नदियां बहा रही है और आप लोग शहादतों के ऊपर शहादतें दे रहे हो। लेकिन सोचने की ये बात है कि ये खून की नदियां कब बंद होगी। इस मुल्क में अमन का जो पौधा है वो कब दरख्त बनेगा, वो अमन की फसलें कब लहराएंगी। वो लोग जो जिन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए अपनी जानें दी हैं, वो कब सुकून की नींद सोएंगे। आप लोग वो हो जो भी सहूलतकार इस मुल्क के हैं, उन्होंने इस मुल्क को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अगर हम ईरान की तरफ देखते हैं तो ईरान की तरफ से हमारे ऊपर हमला किया जाता है, अफगानिस्तान की तरफ देखते हैं तो तोपों के हमारी तरफ मुंह खुले हुए हैं। और ऑफ कोर्स दूसरे अजली दुश्मनों की तरफ की क्या बात करना, अभी तो हम सिर्फ अपने इर्द गिर्द ही नजर दौड़ा रहे हैं। एक तरफ सी पैक है,
वो एक सक्सेसफुल स्टोरी है जिसने अफ्रीका के मुकद्दर बदल दिए हैं। वो एक सक्सेसफुल स्टोरी है कि जिसने चाइना में से 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाल दिया है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग रोके इनको जालिमों को। ये टीटीपी हो या कोई तालिबान हो या कोई अफगानिस्तान के बशिंदे हों या वो कोई ईरान के हों या वो हमारे दोस्त नमा दुश्मन जो हमें दोस्त बना के पेश करते हैं लेकिन हमें कर्जों में डुबा रहे हैं, या वो हों, अल्लाह ने आप लोगों को दिमाग दिया है। आप लोगों को यकीनन जहानत से आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। खुदारा जिसकी ये गवर्नमेंट है उसको दीजिए, जिसको लोगों ने वोट दिया है उसको आगे आने दीजिए। फिर देखिए कि जब वो मुल्क का असली हुक्मरान आएगा और इस मुल्क के आने गवर्नमेंट उसके हाथ में होगी तो यकीन करें इस मुल्क में अमन भी होगा, सेहत भी होगी, इस मुल्क में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दीन इस्लाम भी होगा और इसमें अल्लाह के कानून की आवाज़ भी गूंजेगी। इसमें जो हमारी अदालतें हैं जिसमें लोग फबी या रबी को आत्म कज़िबान के नीचे बैठ के इंसाफ नहीं तोलते, वो भी इंसाफ करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक शर्त है, वो है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का इंसाफ। इस मुल्क के लोगों को इंसाफ दे दो। ये टीटीपी, ये बीएलएल, ये क्या है? ये एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। आप लोगों को याद रखना चाहिए, जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की आप इक़्तिदार में आए तो आपने सिर्फ एक ऐलान किया कि जिस शख्स ने गवर्नमेंट की कोई चीज़ ली है उसको टाइम दिया जाता है कि वो रात के अंधेरे में सुबह अजान तक वो अपनी चीज़ें जो है वो ला के घर के दरवाजे के बाहर रख दे, उससे कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन क्या आप लोग ऐसा करेंगे? क्या आप उनको गवर्नमेंट देंगे जिन्होंने ये इंतखाबात जीते हैं, या अब इन डमी हुक्मरानों को ला के हमारे सर के ऊपर मुसल्लत करके हमारे बहनें, हमारे भाई, हमारे वो बुजुर्ग जिन्होंने हमें कहानियां सुनानी हैं, आप उनको मौत की नींद सुलाते रहेंगे? कभी वो टीटीपी की शक्ल में आते हैं, कभी वो बीएलए की शक्ल में आते हैं, तो कभी वो दहशतगर्दों की शक्ल में आते हैं, कभी वो थोड़ा ग्रुप की शक्ल में आते हैं, तो कभी वो फिर कराची में खून की नदियां बहाते हैं, तो कभी वो पंजाब में सुकून से नहीं सोने देते। सरहद का तो क्या नाम ले, वहाँ के तो हर घर में से जनाजा उठ चुका है। लेकिन सलाम है उनकी अभी तक हिम्मत को, बहादुरी को, कि वो अभी भी एक पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा रहना है दोस्तों। पाकिस्तान को अगर आप लोगों ने बचाना है तो इन जालिमों से आपने अपने हाथ छुड़ाने होंगे, आपको और मजबूत होना होगा और इस पाकिस्तान के लिए आपने कुर्बानियां देनी होंगी। तब हम इस मुल्क में से अमन का जिसके लिए अमन का पैगंबर बन सकेंगे, जिसके लिए मुल्क बना है, हम उस मुल्क के लिए आवाज़ उठा सकेंगे। मेरे दोस्तों, ये व्लॉग अभी जारी है, अभी थोड़ी बात लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर देखेंगे। और अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर हो सके तो शेयर भी करें। अभी ये तहरीक इंशाल्लाह जारी रहेगी। इस मुल्क में अमन ने आना है, पाकिस्तान ने इसमें उन लोगों ने आना है जिन्होंने पाकिस्तान को बचाना है। इन डमी हुक्मरानों को जाना होगा। इस मुल्क में से अगर आप अमन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये बाहर के गुंडे हमारे मुल्क के ऊपर जो कुत्तों की तरह पल पड़े हैं उनका नाम निशान मिट जाए, तो मेरे दोस्तों आपको एक होना होगा पाकिस्तान के एक झंडे के नीचे, उस चांद तारे वाले झंडे के नीचे, उस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली के झंडे के नीचे, कि जिसने कहा था कि मुसलमान कभी मुसीबत में घबराया नहीं करता। तो आज का जो कायद-ए-आज़म है वो भी आपको यही बता रहा है कि खुदा की कसम, ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ये पाकिस्तान है तो ये फ़ौज है, पाकिस्तान है तो ये सब लोग हैं, सब सियासतदान हैं। अगर ये पाकिस्तान ना खुदा ना खास्ता रहा तो हम में से कोई भी नहीं होगा, हमारा नाम लेने तक वाला कोई नहीं होगा। वमा इलन बला, अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर खान को इजाज़त दीजिए। वाम अस्सलाम।